जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ALP CBT 2 का एग्ज़ाम जो 2 और 6 को होने वाला है, उसके लिए मैथ का 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले हैं, जिसमें से पहला सेट हम लोग आज देखने वाले हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड होगा, TCS के माइंडसेट पे बेस्ड होगा। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे अभी, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग ना एग्ज़ाम में सवाल को करना कैसे है, कितना चीज़ लिखना होगा, उस पे बात करेंगे, ना ही कि एकदम बेसिक में हम लोग जाएंगे। बेसिक में जाएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। तो आपको भी इसी मोड में सेट मारना होगा कि एग्ज़ाम में कितना लिखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग सवाल का उत्तर देना है, ठीक है, ना कि बिल्कुल डिटेल में यहाँ हम लोग समझेंगे। तो इस बात को समझिएगा। हालांकि हम आपको सब कुछ किनारे में लिखते चले जाएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरत था, इस क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरत था, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। एक एक सवाल का जवाब आपको भी साथ में देते चलना है कमेंट में, और वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। कंप्लीट NTPC और ग्रुप डी के लिए आपका ये विजेता बैच है। कंप्लीट बैच आपका फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। क्लास खत्म होते ही आपका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगा टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। इस सेट में क्या है, तो भाई कंप्लीट मैथ का लगभग हर एक चैप्टर से जिस तरीका से एग्जाम में TCS सवाल डालता है, उसी तरीका से सवाल को सेट करके आपके सामने लाएं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक एक सवाल को आपको ध्यान से देखना है अभी। और अगर आप लोग ALP का तैयारी में लगे हैं, और देखिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर इस वाला ALP में ना लगता है कि नहीं होगा, तैयारी मेरा कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने रेलवे फिर से मौका दिया है, 10,000 पोस्ट के साथ जो वैकेंसी आया है, उसके लिए ये कंप्लीट दोनों बैच है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। तो आप अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से जिसमें आना चाहे आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ED के साथ आना है तो इसमें आइए, विदाउट ED आना है तो इसमें आइए। ये ALP 2025 के लिए डेडिकेटेड बैच है, ठीक है। तो आप इसमें आ जाइएगा। आते हैं सवाल पे। तो क्या हो गया भाई साहब, इसको आते हैं सवाल पे, ठीक है। ये देखिए पहला सवाल, जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताएं कि सवाल के बेसिक में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ताकि एग्जाम में ऐसा ही सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। और बिल्कुल TCS के माइंडसेट पे सवाल है, वो कैसे सवाल अभी 2024 में पूछा है और अभी कैसे पूछेगा, उसी पे बेस्ड है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है। आप एक बार PDF से खुद को लगाइएगा, जो कि टेलीग्राम पे डाला जाएगा, ठीक है। यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0, यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा, कैसे बनाएंगे सवाल। भाई साहब अगर कोई हल नहीं है तो A1/A2 = B1/B2 नॉट = C1/C2 होता है। ये चीज़ आपको हम बोले ना कि लिख देंगे। भाई साहब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2 का। तो भाई साहब यही रेशियो तो लगाना है इसमें और अपना उत्तर निकाल के आ जाना है। तो भाई A1 की जगह पे 14, B1 की जगह पे 21 बराबर A2 B1 के जगह पे 8 और B2 के जगह पे क्या सर, माइनस का k, साइन के साथ में लेना है। इतना ही सा काम करना है और यहाँ से k का वैल्यू निकल के नहीं आएगा। देखिए तो कैसे नहीं आएगा निकल के, 7 से 3 बार में, 7 से 2 बार में, 2 से 4 बार में। तो सर 4 तिहाई 12, k बराबर क्या हो जाएगा, -12, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3 केस होता है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो भाई सबका कंडीशन याद रखना होगा, और कंडीशन से सवाल TCS बहुत डाला है, आगे भी डालेगा, ठीक है। आगे देखिए
कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के इक्वल टू 0 के पुनरावृत्त मूल है। भाई साहब रिपीटेड रूट का मतलब क्या होता है, एक्स का दोनों वैल्यू बराबर आएगा। इस द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का दोनों वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर एक्स का एक वैल्यू 5 है तो दूसरा भी 5 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट से इसका क्या रिलेशन है, नेचर ऑफ रूट इसका क्या है, तो भाई साहब ये होता है, इधर लिख देते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब क्या है, x का दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इस इक्वेशन के रिपीटेड रूट होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। बी स्क्वायर मतलब 4.5 के, तो हम सीधा लिखेंगे 4.5 के और इसका स्क्वायर, बोले सर ठीक है, माइनस 4a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, इंटू सी क्या है, बोले सर 13.5 इंटू के बराबर क्या, 0। अब आप जरा ध्यान से देखो भाई साहब, के का कितना वैल्यू आएगा, अरे भैया ये भी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो के का 2 वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, अगर हम के कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 4.5 का स्क्वायर इंटू में के, माइनस 13 चौके 52 और 5 चौके 20 मतलब 54 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से आप देखो भाई साहब, के का एक वैल्यू 0 तो होगा, के का एक वैल्यू 0 तो होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बोले सर ऑप्शन डी में है, के का एक वैल्यू 0। अब आपको के का दूसरा वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि इस ऑप्शन में के का एक ही वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो भाई साहब के को 0 के नीचे लेके जाइए, 0 बन जाएगा, और ये 14.5 का स्क्वायर इंटू के बराबर 54 को इधर लेके चले जाएंगे। अब यहाँ से अगर हमें के का वैल्यू चाहिए तो भाई साहब आप आराम से घर में कैलकुलेट कीजिए ना। इसको हम 45 गुना 45 लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर में 100 लेके गए। यहाँ से के का वैल्यू 8/3 आ जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम खोटी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे सवालों में ध्यान से देखिए, कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम से सवाल है, 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। भाई साहब शेष क्या बचेगा हम लोग निकाल लेंगे। अगर x माइनस 2 से भागा देना है तो इसका वैल्यू क्या लगा लेते हैं, 0, और x का वैल्यू क्या बन जाएगा, बोले सर 2। अब जहाँ जहाँ x है सब जगह x का वैल्यू 2 रख देना है और इसको कैलकुलेट करके उत्तर बता देते हैं। यही काम करते हैं कि नहीं, तो एग्जाम में भी वही काम करना होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए सवाल देखते ही कि कौन सा सवाल कैसे बनेगा। कहने का मतलब ये है, तो x बराबर 2 है तो 2 का क्यूब 8, 8 चौके 32, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, प्लस 5 दूना 10 माइनस 8। ये अब आप ध्यान से देखो, -8 -8 माइनस का 16, 32 में 16 गया, 16 बचा, 16 और 10 26, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 26 बचेगा। खत्म हो गया सवाल। इतना ही काम करना है आपको। एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा तो आपको वो चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना कैलकुलेशन करना है। अब देखो इस सवाल को कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या क्या। भाई एवरेज बीच वाली संख्या ही तो होती है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और लगातार है, तो एवरेज यही तो होगा बीच वाली संख्या। और ये बोला है कि बीच वाली संख्या क्या है, औसत 10 है। इसका मतलब बीच में क्या है, 10 है, और क्या है, बीच में क्या है, 10 है, और ये लगातार संख्या है। अब आप इसको चेक करके देख लो, आंसर तो आपका आ गया। यहाँ 10 है तो यहाँ 11 है, और यहाँ आपका 12 है, यहाँ 9 है, और यहाँ आपका 8 है। अब आप देख लो, 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 और 11 38, 38 और 12 आपका कितना हो गया, 38 और 12 50 हो गया। 50 को 5 से भागा दो, एवरेज 10 ही तो आ रहा है। खत्म हो गया। ये काम आपको घर में करना है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। आंसर करने का तरीका आपको बताएं हम कैसे करना है, ठीक है। देखो जी, कहता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल है। भाई जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा वो इरेशनल है, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो क्या है, रेशनल है। अब सीधा सीधा यहाँ पे रूट 10 तो 24 मतलब क्या है, ये
इसका वर्गमूल क्या 32 हो जाएगा। अब 1024 को हम लोग 2-3 तरीका से लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1024 मतलब 32 का स्क्वायर कितना 1024 होता है। बोले सर ठीक है, इस 32 को हम आपका 4 का पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी क्या 1024। 4 का पावर 5 को हम 4 का पावर 5 को हम 2 के बेस में भी लिख सकते हैं। बोले सर 2 का पावर 10, इसका भी वैल्यू क्या होगा। बोले सर 1024 होगा। नहीं तो इसका वर्गमूल क्या 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या 4 हो जाएगा। लेकिन ये जो 1024 पे जो 4 लटका हुआ है ना, यही बाहर नहीं आ पाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा इरेशनल नंबर देगा। कहता है कि 2 7 6 x1 3 से डिविजिबल है तो x के संभावित मानों का योग क्या है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, तो 6 3 से गया, 2 और 1 3 से गया, क्या बचा 7 + x। अब x के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, वही तो हमसे पूछा गया है। जब जब इन दोनों का सम 3 का मल्टीपल होगा वो डिजिट को हम रख सकते हैं। जैसे कि x के जगह पे 2 रख सकते हैं, 7 और 2 9। x के जगह पे हम 5 रख सकते हैं, 7 और 5 12, 3 से डिविजिबल है। x के जगह पे हम 8 रख सकते हैं, 8 और 7 15, 3 से डिविजिबल है। अब 9 रखेंगे तो 16 होगा, 10 11 रख नहीं सकते हैं क्योंकि x सिंगल डिजिट है। तो भाई 8 और 5 13 और 2 15। x के जगह पे या तो 8 या तो 5 या तो 2 रख सकते हैं और इसके संभावित मानों का योग पूछा है, जोड़ दिए आंसर आ गया। देखिए कैसे करना है, ठीक है। आप लोग बहुत तैयारी किए हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो भाई साहब बस आपको ध्यान से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब कहता है कि इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, कौन सा तरीका लगाएंगे। हम लोग सबको भाग भी दे सकते हैं और जो पॉइंट जो वाला आपका बड़ा होगा उसको हम लोग भाग देके भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वाला ना बहुत सस्ता होता है। तो भाई साहब 18 को 6 से गुना करो। बोले सर 90 आएगा, 11 को 13 से गुना करो 143 आएगा। अब बोलो 90 बड़ा कि 143। बोले सर 90 छोटा कि 143। बोले सर 90 छोटा है, मतलब ये तो भाई साहब इससे छोटा है। अब इन दोनों को भिड़ाओ तो 22 छक्के 132 आएगा और 15 गुने 11 165 आएगा। अब देखो 132 छोटा कि 165। बोले सर 132, ये भी बड़ा निकल गया है ना। 36 छक्के बोले सर 216 और 11 गुना 19। बोले सर 11 गुना 19 209। तो बोले सर 216 बड़ा कि 209, 216 सॉरी छोटा देखना है ना, तो 216 छोटा है कि 209। बोले सर 209 छोटा है। अब भाई साहब ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया छोटा हो गया। अब इन दोनों में देख लो 19 छक्के 19 पच्चे 95, 19 छक्के 114 और 36 पच्चे बोले सर 180। अब देखो 114 छोटा कि 180। बोले सर 114, ये भी कट गया। सबसे छोटा 19/36 और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीका से आप उत्तर कर सकते हैं। डिस्काउंट का आसान सा सवाल कहता है कि 1600 रुपया टी शर्ट पे लिखा हुआ भाई साहब। बोले सर ठीक है, दिवाली त्योहार के ऑफर के दौरान उस पर 10% का डिस्काउंट लगा दिया, तो 1600 पे 10% छोड़े सीधा जाना चाहिए भाई। 1600 पे 10% छोड़े मतलब 160 रुपया और 1600 में 160 गया तो 1440। क्या इन सब में पेन लगाओगे? बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं सर 1600 रुपया MRP है। बोले सर ठीक है 10% छोड़ दिए मतलब 90% ले लिए, है ना। 90% ले लिए। बोले सर 16 9 144 1440 रुपया लेंगे और क्या, ठीक है। इतना ही काम करना है। देखिए अगर वो देखिए मैथ भी आपको बनाना है, रीजनिंग भी आपको बनाना है, जीके जी सब कुछ आप ही को बनाना है, तो मगज को ठंडा रखोगे तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक व्यक्ति ने एक सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए। यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। 1 person bought a dress in a sale and saved 5. If he spent ₹45 then how much will he save? अब देखो सिंपल सा बात है, वो 5 रुपये बचाता है
और 45 रुपया खर्चा करता है, मतलब वो बाजार कितना पैसा ले गया था? बोले सर 50 रुपये लेके गया था और भाई साहब 5 रुपया उसका बच गया, तो कितना प्रतिशत बच गया? बोले सर साफ साफ दिख रहा है 10% बच गया। 50 का कितना परसेंट है? बोले सर 10% है, और 10% अपना क्या आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जो है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 10 घंटा में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेती है। कह रहा है कि अगर वही जर्नी को 8 घंटा में कंप्लीट करना है तो भाई साहब स्पीड बढ़ाना होगा। पहले हम 10 घंटा ले रहे थे, अब हम 8 घंटा में जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाना होगा। तो वो 10 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर की थी? बोले सर 48 गुना 10 480 किलोमीटर कवर की थी। अब हम इसी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 किलोमीटर में कवर करना चाहते हैं, तो ये कितना स्पीड जाना पड़ेगा ट्रेन को? बोले सर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन को भागना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। अब भाई साहब ये सवाल आपको बनाना है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, अब इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, ये 60 है और ये 40 है। बोले सर ठीक है। अब एक व्यक्ति को ना इस कोना से इस कोना जाना है, डायगोनली उसको जाना है यहाँ से यहाँ। तो कह रहे हैं सर यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकेंड का समय लगेगा? तो भाई साहब टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? बोले सर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना होगा, तो ऐसा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। और स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड आपका दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा यूनिट को समझिए, डिस्टेंस जो आएगा वो मीटर में आएगा, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो एक चीज़ सीख लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो भाई साहब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये स्पीड किस में कन्वर्ट हो गया? बोले सर मीटर पर सेकेंड में। अब जो आंसर आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो यहाँ आप जो भी डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए और d के जगह पे डिस्टेंस क्या आएगा उसको रखिए। स्पीड आपका दिया हुआ है 3 गुना 5/18 और कैलकुलेट करके सेकेंड में आंसर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका उत्तर क्या आया, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए कि आपका उत्तर क्या आया, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि √54 प्लस √150 का वैल्यू a है। बोले सर ठीक है, तो √96 प्लस √216 का वैल्यू क्या होगा? a के फॉर्म में। तो जरा ध्यान से देखो कि √54 को हम 9 गुना 6 लिख सकते हैं और हम 150 को 25 गुना 6 लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसे सवालों में। तो ये हो जाएगा आपका 3√6 और ये हो जाएगा आपका 5√6 बराबर कितना a हो गया। मतलब इसको सीधा एक बार में 5 और 3 8√6 लिख सकते हैं, 8√6 लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है। अब इसी तरीका से इसको तोड़ना होगा। 96 को 16 गुना 6 मतलब 4√6 और 216 को 36 गुना 6 मतलब 6√6। तो सर 4 और 6 ये 10√6 हो जाएगा। बोले सर ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब आप देख लो 10 से 8 आ रहे हैं, कितना गुना बढ़ रहे हैं? तो सर 1.25 टाइम्स हम लोग बढ़ रहे हैं। 1.25 ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कैसे आएगा सर, ये कैसे हो गया? समझा देते हैं। यहाँ से अगर हम √6 का वैल्यू निकाल लें, यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम √6 का वैल्यू निकाल लें तो √6 बराबर a/8 नहीं होगा, और यहाँ पे √6 के जगह पे a/8 लिख देंगे तो ये 1.25 इंटू a आ जाएगा। खत्म कहानी। ऐसे आपको सोल्व करना होगा आंसर को। वेन डायग्राम से देखिए, इधर वेन डायग्राम है और इधर आपका क्वेश्चन है। कहता है कि चित्र वेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेलों MNL को दर्शाता है। कुल विद्यार्थियों की
कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक ही खेला किया है, एक ही खेल खेला है, तो भाई जी तो सिंपल है, ये M है, N है, L है। यहाँ पे 11 आदमी एक ही खेला खेल रहा है, यहाँ पे 41 आदमी एक खेला खेल रहा है, और यहाँ पे 18 आदमी एक खेला खेल रहा है ना। ये 18 है सिर्फ L खेल रहा है, 41 आदमी सिर्फ N को खेल रहा है, और 11 आदमी सिर्फ M को खेल रहा है। बाकी बात वेन डायग्राम से आप समझते होंगे कि ये जो 8 व्यक्ति है बीच में, ये M भी खेल रहा है और N भी खेल रहा है। ये जो 7 व्यक्ति है ये M में भी खेल रहा है और L में भी खेल रहा है। ये जो 9 व्यक्ति है ये N में भी खेल रहा है और L में भी खेल रहा है, और बीच में जो 6 व्यक्ति है ये तीनों खेला खेल रहा है। हमसे पूछा है कि केवल एक खेला कौन कौन खेल रहा है, तो भाई साहब 11, 41 और 18, तो 11 प्लस 41 प्लस 18, तो भाई साहब 11, 41, 52 और 18 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही गेम खेलते हैं, ठीक है। बहुत आसान सवाल आता है, कहता है कि अर्जुन अकेले एक काम को 12 दिन में और भीम अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बोले सर ठीक है, टाइम एंड वर्क से है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उस कार्य को करने में चेतन अकेला कितना समय लेगा। टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ है आपका A फॉर अर्जुन और B फॉर भीम, और ये लोग अर्जुन और भीम जो है C फॉर चेतन के साथ भी काम करते हैं। अर्जुन अकेला 12 दिन का समय लेता है, भीम अकेला 15 दिन का समय लेता है, और जब ये लोग चेतन के साथ मिलके काम करते हैं तो 5 दिन में काम खत्म हो जाता है। 12, 15, 5 का एलसीएम क्या, बोले सर 60। क्या बताता है टोटल वर्क करना कितना, बोले सर 60 काम करना है। 12 दिन में 60 काम, हर दिन 5 काम, 15 दिन में 60 काम, हर दिन 4 काम, 5 दिन में 60 काम, हर दिन 12 काम। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब हमें चेतन का एक दिन का क्षमता निकालना होगा। तो भाई अर्जुन हर दिन 5 काम करता है, भीम हर दिन 4 काम करता है। अर्जुन और भीम हर दिन कितना काम कर लेगा, बोले सर 5 और 4 9। अर्जुन भीम यहाँ भी तो है, तो भाई 12 में से 9 काम कर लेगा अर्जुन और भीम, तो सर 3 काम किसके लिए बच जाएगा, बोले सर चेतन के लिए। मतलब चेतन हर दिन 3 काम कर लेता है, तो 60 काम करने में कितना समय लेगा। चेतन हर दिन 3 समोसा खा लेता है, तो 60 समोसा खाने में कितना लग जाएगा, बोले सर 20 तिहाई 60, 20 दिन का समय लगेगा। और क्या, इतना ही काम करना होता है टाइम एंड वर्क के सवालों में। आपका ट्रिगो से सवाल है, 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11 है, तो सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 11 होगा। भाई साहब दोनों एक ही चीज है। अब इस पैटर्न पे ना 10-12 सवाल 2024 में और उससे पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। अब ये कैसे होगा, भाई साहब यहाँ से अगर हम 10 स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो भाई साहब 10 स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो सर इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या 11 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है। अब थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, तो सर इसको इधर ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सर इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल। और 10 स्क्वायर थीटा अगर हम इसको इधर ले आए तो सर 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोले सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, है ना, यही चीज होगा। भाई साहब इसका वैल्यू क्या है, बोले सर 11 है। देखिए 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक का पावर 4 थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। भाई साहब उत्तर तो वही आया ना 11, दोनों एक ही चीज है ना। आगे बढ़ जाइए। ये सवाल ना आपको बनाना है, cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। भाई साहब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो वैल्यू हम रख देते हैं, cos 60 डिग्री होता है 1/2
प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2 अपॉन सेम चीज नीचे 1/2 माइनस √3/2। तो आपको ये चीज मालूम है कि भाई ऊपर भी 2 LCM आएगा, नीचे भी 2 LCM आएगा, तो 2 आपका कट ही जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 + √3 और नीचे आ जाएगा 2 - √3। सॉरी, ऊपर आ जाएगा 1 + √3 और नीचे आ जाएगा 1 - √3। यहाँ आएगा 1 + √3 और यहाँ आएगा 1 - √3। अब इसको रेशनलाइज करके आप आंसर बताइए, है ना। कमेंट में आंसर बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ज्योमेट्री से सवाल है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के समान है। यदि AB = 5 और PQ = 3 हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का मान क्या होगा। तो भाई साहब इनका एरिया का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये चीज़ अगर आपको पता है कि भाई साहब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन इतना ही लिखना है इस सवाल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर होगा ऊपर कौन सा ट्रायंगल है ABC। तो भाई ABC का साइड लेंगे, क्या दिया है AB। नीचे कौन सा ट्रायंगल है PQR, तो सर इसका साइड लेंगे PQ और इसका कर देंगे सर स्क्वायर। ये है सिमिलैरिटी का कंसेप्ट और इसी कंसेप्ट से ये सवाल है। तो भाई साहब AB का वैल्यू दे दिया है 5, BC का वैल्यू दे दिया है 3, तो 5/3 का स्क्वायर मतलब 25/9, यही अनुपात होगा इनके एरिया का, इनके क्षेत्रफल का। इतना ही ना लिखना था, बल्कि इसको भी नहीं लिखना था, सीधा इसको लिखना था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इधर सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल का फॉर्मेट, ये जो साइज है थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि आपको साफ साफ दिखे, है ना। डिजिटल बोर्ड का मतलब क्या है, तो दिए गए आरेख में TU पैरेलल टू PS, ये जो दोनों लाइन है भाई साहब ये पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। सवाल पढ़ते जाइए। Q और R PS पर स्थित है। हाँ जी, Q और R PS पर स्थित है, साफ साफ तो दिख रहा है, ठीक है। साथ ही एंगल PQT = x डिग्री है। देखो PQT ये जो एंगल है ना, ये बोल रहा है कि x डिग्री है, बोले सर ठीक है। और RQT ये वाला कोण आपका है x - 50 डिग्री। ये कितना है, बोले सर x - 50 डिग्री। अब एक बात बनाइए, अगर सीधा रेखा पे एंगल बन रहा है तो ये कितना डिग्री का बनता है जी, 180 डिग्री का बनता है। तो ये चीज़ सीधा सीधा हम लोग को दिख जाना चाहिए ना कि x + x - 50 का वैल्यू कितना, 180 डिग्री होगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सम कितना, 180 होगा। तो 2x - 50 बराबर कितना, 180। और सर 50 उधर जुड़ जाएगा ना, तो ये 180 + 50 कितना, बोले सर 180 + 50 230। और 230 का आधा कितना, बोले सर 115 डिग्री। मतलब ये चीज़ आपको समझ में यहाँ आ जाएगा कि ये जो x का वैल्यू है वो भाई साहब 115 है। और यहाँ पे है x - 50 डिग्री ना, x - 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, x - 50 मतलब 115 - 50। तो 115 में अगर 50 जाएगा तो भाई साहब 100 में 50 घटा लो, आपके पास 65 डिग्री बचेगा। तो ये आपका कितना होगा, बोले सर 65 डिग्री होगा। और क्या, अब हमसे बोला है कि जो TUR है वो x + 25 है। TUR ये एंगल है, ये x + 25 है। तो भाई साहब x मेरा कितना, देखो TUR x मेरा कितना 115 और 25 कितना, बोले सर 140 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि URS ये वाला एंगल कितना होगा। भाई साहब ये लाइन पैरेलल है
और भाई साहब ये भी लाइन आपका पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भाई अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये 140 तो क्या ये भी 140 होगा। अब यहाँ पे ये 1400 1300 ये ना, ये जो लास्ट का जीरो है वो डिग्री वाला है, ठीक है, तो ये 1400 डिग्री है, ठीक है, सॉरी ये 1400 नहीं 140 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 115 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, वेरी वेरी सिंपल। बोट इन स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन है, कहता है कि अ बोट हैज अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन अ काम वाटर, शांत जल में, ठीक है। इफ द बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। भाई साहब टाइम, बोट इन स्ट्रीम का सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जो ये बोट है ना, स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में, इसका स्पीड कितना, बोले सर 20 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि जो नाव का स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में, ठीक है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाती है। अब देखो 20 किलोमीटर 4 घंटे में, तो सर कितना, 20 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। तो भाई साहब अगर 20 किलोमीटर आप 4 घंटे में जा रहे हैं तो हर घंटा आपका स्पीड क्या हुआ, बोले सर हर घंटा आपका स्पीड हुआ 20/4 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। और 5 किलोमीटर पर आवर आप कहाँ जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं। मतलब धारा के विपरीत जब आप जा रहे हैं, जब आप धारा के विपरीत जाते हैं तो आप, ये आपका धारा है, अब आप इधर नाव लेके जा रहे हैं और जो पानी का बहाव है वो इधर है, तो भाई साहब पानी जो है अपने स्पीड से आपको रोकने का प्रयास करेगी। और यहाँ पे नाव का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन नाव जब विपरीत दिशा में जा रही है तो इसका स्पीड हो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वाटर का करंट जो है नाव को रोक रही है। तो भाई साहब नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई बोट का स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है बोट करंट का स्पीड, तो भाई 15 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या होगा, आंसर होगा। वेरी वेरी सिंपल, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आपको बनाना है। और आप ये मान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल रहेगा, लिख देते हैं एक सवाल रहेगा, ये चीज़ आप माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, और साथ ही साथ आप टाइम भी देखिएगा कि आप इस सिंपल से सवाल को बनाने में कितना टाइम लेके रखे हैं, कितना टाइम आप लेके बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ज्योमेट्री से सवाल है। द 3 साइड ऑफ अ ट्रेंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। जैसे ही ये चीज़ दिया कि भाई त्रिभुज का जो तीनों साइड है 5, 12, 13 है, तो क्या अपने दिमाग में नहीं आता है कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। 5, 12, 13 आपका क्या होता है, बोले सर ट्रिपलेट होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, बोले सर 13 है। एक को 5 और एक को 12 मान लेते हैं। अब हमसे कह रहा है 2 थ्योरम बेसिकली सवाल में आपका लगता है। अब हमसे कह रहा है कि अगर इस ट्रेंगल के मिड पॉइंट को मिला के हम लोग एक और ट्रेंगल बना ले, तो भाई इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, तीनों को मिला के हम लोग एक और ट्रेंगल बना लिए। तो भाई साहब जैसे ही हम लोग नया ट्रेंगल ड्रॉ किए, अब आप देखिए कि ये पूरा ट्रेंगल 4 छोटा छोटा ट्रेंगल में बट जाता है, और मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि इन चारों ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो एक बात बोलो भाई साहब कि ये बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, बोलो सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 × 12, और ये 2 से 6 बार में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 30 को 4 बराबर भाग में बांटोगे तो सर सबका हिस्सा कितना आएगा, 7.5 7.5। 30 को 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो 7.5। और सवाल में पूछा है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका ये भी 7.5 होगा, ये भी सब सिंपल। इसको ध्यान से देखिए, मेंसुरेस वॉल्यूम से आपका सवाल है। कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस r
स्फीयर का रेडियस r है एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r, भाई साहब दोनों का रेडियस क्या है, बराबर है, एंड हाइट 2r, हाइट दिया है 2r, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो है तो निकालना है, दोनों का रेडियस बराबर है और सिलेंडर का हाइट दे दिया है 2r, h का वैल्यू 2r दे दिया है, सिंपल है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बोले सर 4/3 पाई r क्यूब, और इसका रेशियो फिर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सर पाई r स्क्वायर h, और h का वैल्यू क्या दिया है, बोले सर 2r दिया है। अब आप ध्यान लगाओ जरा प्रभु जी का, बोलो कि पाई से पाई निपट जाएगा, बोले सर निपट जाएगा, 2 से 2 बार में निपट जाएगा, बोले सर निपट जाएगा, आर क्यू और आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर क्यू आर स्क्वायर आर से निपटारा हो गया। सर ये 2:3 नहीं बन गया, इसमें कितना टाइम लगाना था, एकदम थोड़ा सा टाइम लगाना था, और क्या थोड़ा सा टाइम लगाना था, ठीक है। 2:3 ऑप्शन, ओ सॉरी इसको अंडू कर देते हैं और आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो DI से सवाल है। अब कह रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी XYZ इन Q3 2024। 2024 के तीसरे क्वार्टर में ये कंपनी आपका, इसका XYZ जो है इसका खर्चा ना लाख करोड़ में दिखाया है। कहता है कि यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पे वेरियस डिपार्टमेंट में अगर वो 100 लाख करोड़ रुपया का खर्चा किया, बोले सर ठीक है, तो R&D पर कितना लाख करोड़ खर्च किया है। अब इसको परसेंटेज में बांट दिया है, R&D पे पूछा है और R&D पे खर्चा है 40% टोटल का, सैलरी देता है 20%, लोन इंटरेस्ट 5%, टैक्सेस 5% और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है 30%। अब देखो भाई टोटल खर्चा 100 लाख करोड़ है और 100 लाख करोड़ का 40% R&D पे खर्च होता है, तो 100 का 40% 40, मतलब सीधा 40 लाख करोड़ R&D पे खर्च होता है। 100 का 40% 40, मतलब 40 लाख करोड़ जो है कंपनी अपनी R&D पे खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है। DI से बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ना मीडियन निकालना है, तो भाई साहब ये नंबर्स दिया हुआ है। तरीका क्या है कि सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। सबसे छोटा 5 है, 5 गया, 5 से बड़ा बोले सर 12 है, 12 लिखे, 12 से बड़ा बोले सर 12 से बड़ा तो आपका 32 है, बोले सर ठीक है। 32 से बड़ा बोले सर 34 है, 34 से बड़ा, 34 से बड़ा तो भाई साहब 34 से बड़ा क्या है, 34 से बड़ा आपका 51 है, 51 से बड़ा बोले सर 57 है, और 57 के साथ फिर एक 57 है, ठीक है। अब 57 से बड़ा आपका 67 है, 67 से बड़ा आपका इससे पहले 62 है, ठीक है, 62 इससे पहले है, ये 62 है और इसके बाद आपका 67 है, तो 67 भी गया। अच्छा 62 भी आपका 2 बार है, तो एक 62 और लिख लिए, बोले सर ठीक है। और फिर आपका बच गया 92 और 93। अब भाई साहब सबसे पहले देखेंगे बीच में है कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, तो 5 इधर 5 उधर, 2 नंबर पड़ेगा बीच में, इधर 5 1 2 3 4 5, तो ये 57 और ये 57 है, 57 ये 2 नंबर बीच में पड़ेगा, इन्हीं का मीडियन निकाल लेते हैं। 57 + 57 भागा 2 कितना 57, हर एक बच्चा को मालूम है इसका मीडियन क्या 57 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 और ये आखिरी सवाल है, कहता है कि फादर
मदर और डॉटर का एज का रेशियो दे दिया है वो सर 22:20:9 है। कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद जो इनका एज का रेशियो होता है वो होता है 27, वो हो जाता है 25 और हो जाता है 14। तो भाई 10 साल के बाद, 10 साल पहले आपका ये रेशियो था, 10 साल बाद आपका ये रेशियो था। ध्यान से देखिए सबके रेशियो में बराबर इजाफा हुआ है। 22 से 27 पे आए 5 बढ़ा, 20 से 25 पे आए 5 ही बढ़ा, 9 से 14 पे आए 5 ही बढ़ा। और कह रहा है कि इसी 5 का वैल्यू सर हम कह रहे हैं कि 10 साल बाद आया, तो सर 1 का वैल्यू कितना? बोले सर 2। अगर 1 का वैल्यू 2 है तो हमसे पूछा है कि माता जी की वर्तमान आयु क्या है। भाई साहब माता जी की वर्तमान आयु क्या है? बोले सर 25 है, और 25 दूना 50 आए पिता माता। बाईस से 27 5, 20 से 25, 9 5 14, ठीक है। तो ये 10 वर्ष बाद है ना, 10 साल बाद ये हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 10 साल बाद है ना। तो माता जी जो है 10 साल बाद कितना साल की होगी? तो भाई 1 का वैल्यू 2 है तो 25 का वैल्यू कितना? 50। तो भाई मम्मी जो है 10 साल, आज से 10 साल बाद 50 साल की होगी। तो आज कितना साल की? बोले सर 50 में 10 कम, 40 साल की, 40 ईयर्स की है मम्मी जी अभी। तो भाई साहब ये था आपका ALP CBT 2 के लिए पहला प्रैक्टिस सेशन। फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप PDF वहां से ले सकें। अभी जस्ट PDF यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ये 2025 के लिए ALP का जो वैकेंसी आया ना 2025 में, अभी 10,000 के लगभग, तो भाई उसके लिए ये दोनों का दोनों बैचेज हैं, जिसमें जो बैच आपको सूट करता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका बैच है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।